पिछले भाग में आपने पढ़ा कि अनु अपनी पूरी फैमिली के साथ अपनी बुआ की जेठानी के बेटे की शादी अटेंड करने उत्तराखंड जाती है, जहां उसकी मुलाकात अंकित से होती है। अब आगे यकीन मानिए वो आवाज़ हमें इतनी डरावनी लगी कि हम दोनों पूरी जान लगाकर चीख पड़े और एक दूसरे को पकड़कर आंखें कसकर बंद कर ली। फिर किसी के हंसने की आवाज़ से आंखें खोली तो हाथ में टॉर्च लिए कोमल और अंकित को खड़े देखा। इतना गुस्सा आया कि कोमल को तो पकड़कर उसकी पीठ पर हमने दो तीन जमा ही दिए, पर उन दोनों की तो जैसे हंसी ही नहीं रुक रही थी। फिर टॉर्च की रोशनी में ही हम कमरे तक आए। अंकित बाहर गैलरी में ही खड़ा हो गया। हम तीनों अंदर चेंज करने आ गए। अनु, तू इसको साथ में क्यों लाई है? कोमल, एक्चुअली मैं नहीं, वो मुझे लाया है। उसका ध्यान तुझ पर ही लगा हुआ था। जब लाइट गई तो उसे तुम दोनों की चिंता हो गई, इसलिए उसने मुझे ढूंढ कर बताया। फिर यहाँ चौकीदार से टॉर्च मांग कर लाया और हम इधर आए। एक बात कहूँ अनु, बकवास न करना बस। कोमल, यार एक बार चांस देकर देखने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो डिसेंट ही लगा यार। अब तू खुद ही सोच, वो अकेला अगर तुम दोनों के पीछे आ जाता तो तू क्या कर लेती? पर नहीं, वो मुझे साथ तो लेकर आया। निधि, अरे मुझे भी कोई बता दो यहाँ चल क्या रहा है। अनु, कुछ नहीं, उस अंकित ने इसे पता नहीं क्या सिखा दिया है, इसलिए ये सब बकवास कर रही है। कोमल, तेरी कसम अनु, उसने कुछ नहीं कहा मुझसे, पर मुझे तो दिख रहा है ना। अच्छा एक बार बात तो कर ले, वो बाहर ही है और यहाँ कोई है भी नहीं। निधि, क्यों पीछे पड़ रही है उसके? उसे नहीं पसंद ये सब तो छोड़ना। फिर निधि ने मेरा हाथ पकड़ा और बाहर आते हुए कोमल से बोली, सुन, जो लास्ट में बाहर आएगा वो ही ताला लगाएगा। बाहर आते ही अंकित हमारे पास आया। अंकित, चलें? निधि, आप हमारे साथ आए थे क्या? नहीं ना, तो जिसके साथ आए थे उसी के साथ जाना। चल अनु, मैं निधि को देखती ही रह गई। इतना रूडली क्यों बात कर रही है नीचे आकर? अरे वो तुझे अच्छा नहीं लगता ना, तो बस मैं तेरे साथ हूँ, तू देख ही मत उसको। मैं चुप रह गई। हम दोनों अपनी खाने की प्लेट लेकर एक कोने में दो कुर्सियाँ लेकर बैठ गए। कुछ ही देर में निधि का छोटा भाई अजय भी उसकी प्लेट ले आया। फिर हमें ढूंढते हुए कोमल और अंकित और उसके कजिन भी आ गए। इस तरह हमारा 8-9 जनों का ग्रुप बन गया। हम सब खाना खा रहे थे और बातें भी कर रहे थे। हालांकि अंकित के आने के बाद मैं चुप हो गई थी, पर फिर भी हंसने वाली बात पर हंसी भी आ रही थी। एक बात पर मैं बहुत देर तक खिलखिलाती रही। अंकित मुझे देखने लगा और एकटक देखता ही रहा। कपिल ने उसे कोहनी मारी, तब उसे होश आया। हम सब हंसने लगे और वो शर्मा गया, पता नहीं क्यों। पर जब निधि ने उससे रूडली बात की तो मुझे उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। शायद उसने 2-3 बार मेरी हेल्प की इसलिए। खैर, वहाँ खड़े सब के सब धीरे धीरे खिसक लिए। सिर्फ अंकित और मैं वहाँ बैठे रह गए और इत्तेफाक से लाइट फिर चली गई। एकदम अंधेरा होते ही उसने तुरंत कहा, सुनो, डरना मत, अभी जनरेटर चल जाएगा। और मैं मानो उसकी आज्ञा मानती हुई सहमी सी बैठी रही। कुछ देर में जनरेटर चला, पर हम जिस कोने में थे उधर ज़्यादा लाइट नहीं थी। सिर्फ स्टेज और खाने की तरफ की लाइट ही कनेक्टेड थी जनरेटर से। अंकित, आप क्या हमेशा ऐसे ही डरती हो लाइट जाने पर? अनु, नहीं तो किसने कहा आपसे मैं डरती हूँ? अंकित, अच्छा नहीं, मुझे ऐसा लगा शायद। अच्छा, आपकी मम्मी भी आई है यहाँ? अनु, मम्मी आते तो मैं यहाँ बैठी होती क्या? अंकित, ओहो, खतरनाक है मम्मी जी। अनु, मतलब? अंकित, नहीं मतलब और कौन कौन है आपकी फैमिली में? मैं, दादा दादी, मम्मी पापा, छोटी बहन निक्की, वो भी आई हुई है बारात में। अंकित, अच्छा तो वो तुम्हारी बहन है? अनु, मतलब? अंकित, हाँ, मैंने उसे तुम्हारे बैग में घुसते हुए देखा था। क्या?
आप मेरे बैग की जासूसी भी कर रहे थे? नहीं, मैंने जब उस बैग को तुम्हारे पास देखा था तो जब मैं मामी को कमरे में ढूंढ रहा था तब देखा था। वैसे मेरी भी एक छोटी बहन है रश्मि, वो आगरा में ही है। उसके एग्ज़ाम्स थे इसलिए मैं चाचा के लड़के और अपने सबसे अच्छे दोस्त कपिल को लाया हूँ। मेरा मन था वो भी शादी और इन हसीन वादियों का मज़ा ले, लेकिन एग्ज़ाम्स की वजह से सब प्लान चौपट हो गया। अनु, ओ, मैं तो आपका रियल भाई समझ रही थी, ये भी आगरा में ही रहता है। अंकित, हाँ, और आप तो शायद मेरठ रहते हो ना। उसके इस सवाल पर मैं सोच में पड़ गई। क्या वाकई मैं मेरठ में रहती हूँ? पर मैं तो मथुरा से आई हूँ। अंकित, अरे क्या हुआ? लगता है मेरठ की याद आ गई। मेरठ शहर है ही इतना प्यारा, मैं भी गया हूँ वहाँ एक दो बार। अनु, कोमल और निधि बहुत देर से आई नहीं ना, मैं देख कर आती हूँ। अंकित, एक मिनट, आप जाना चाहें तो ज़रूर जाइए, बस 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मैं दिल्ली से सीए कर रहा हूँ, पढ़ने में ठीक हूँ। इस साल शायद कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगा। मेरे साथ लड़कियाँ भी पढ़ती हैं और सबसे मेरी अच्छी दोस्ती है, पर इससे आगे मैंने कभी नहीं सोचा। पर यकीन मानिए, आपको देखने के बाद मन दोस्ती से कहीं आगे की सोचने को चाह रहा है। पता नहीं आपकी मेरे बारे में क्या सोच है। शायद मैं आपको पसंद नहीं हूँ, क्योंकि हाल फिलहाल में जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी छवि एक डिसेंट लड़के की नहीं है। मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रहा, आपको पूरा हक है मुझे रिजेक्ट करने का। पर अगर आप मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सकें तो शायद आपको पूरी ज़िंदगी अपने फैसले पर गर्व होगा। मैं यह नहीं कहता कि चांद तारे तोड़कर आपकी झोली भर दूंगा, पर यकीन मानिए ज़िंदगी भर आपकी झोली खुशियों से भर दूंगा। अनु बस उसे देखे जा रही थी, कितनी आसानी से सब बोले जा रहा था। आप इतने सीरियस हैं या फिर से मजाक कर रहे हैं? अंकित जी, बात मत टालिए, मेरे मन में जो था वो मैंने कह दिया, बाकी सब आपके हाथ में है, आप सोचकर जवाब दीजिएगा। अब आप चाहें तो कोमल और निधि को ढूंढने जा सकती है। मैं उठकर वहाँ से चली आई, पर अब बार बार उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लग रहा था उसके मुंह से ये सब सुनना और उसकी बातों पर यकीन करने को जी चाह रहा था। पर मुझे जैसे ही मेरे अतीत का ध्यान आया, मुझे अजीब सा डर लगने लगा। फेरे शुरू होने वाले थे, अधिकतर लोग सोने जा चुके थे, सिर्फ 8-10 जने ही वहाँ बैठे थे। अंकित भी शायद उसके कमरे में ही था। मेरे दिमाग में उसके कहे अल्फाज गूंज रहे थे, मेरी नज़रें उसी को तलाश रही थी, दिल उसके आसपास ही होने की उम्मीद कर रहा था। पर वो तो मेरे मन में प्यार की लौ जलाकर सोने जा चुका था। कोमल की नज़र सिर्फ मुझ पर थी, शायद वो समझ रही थी कि मैं किसे ढूंढ रही हूँ, पर मैं अजीब दुविधा में थी। मन फिर से किसी पर भरोसा नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि एक बार धोखा खा चुकी थी। ज्यों ही उस दुर्घटना की याद आई, मेरा मन कड़वाहट से भर गया और मैंने सोच लिया कि इन सब चक्करों में मुझे फिर से नहीं पड़ना है। वैसे ही मम्मी पापा का विश्वास एक बार तोड़ चुकी हूँ, अब दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, और मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन जब बस में हम वापस लौट रहे थे, तब मैं आगे बुआ के पास वाली सीट पर बैठी। एक बार भी अंकित को पलटकर नहीं देखा। हालांकि कोमल और उसकी कोशिशें जारी थी, पर मैं भी अड़ी रही और आंखें बंद कर सोने का नाटक करती रही। वैसे भी उस समय मोबाइल तो था नहीं जो मुझे बार बार टाइम देखने के लिए उसे चेक करना पड़ता। हम रात तक टिहरी पहुंच गए। बस में से उतरते समय कोमल ने मुझे बातों में लगाए रखा। सब लोगों के अंदर जाने के बाद अंकित मेरे पास आने लगा। मैं पीछे सरकने लगी, पीछे बस से टिक गई। अंकित मुझसे थोड़ा दूर रहते हुए दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो गया। मैंने चेहरा साइड में घुमा लिया। मैं उसकी आंखों में नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि ऐसा करती तो कमज़ोर पड़ जाती। अंकित, क्या हुआ? मुझसे नज़रें चुराने की कोशिश क्यों कर रही हो? मेरी तरफ देखो। मैंने उसकी तरफ देखा। अंकित,
देखो, मैंने जो तुमसे कहा वो मेरे अपने जज्बात हैं और तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर सच में तुम्हारे मन में मेरे लिए कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम शायद आज के बाद फिर कभी मिलें भी ना, क्योंकि यहाँ हमारा मिलना एक इत्तेफाक था। इसलिए भूल जाना मैंने जो कल कहा, और बस वो लम्हे याद रखना जब मेरे साथ तुम मुस्कुराई थी। बस अब जाओ, वरना कभी जाने नहीं दूंगा। मैं धीरे धीरे उसे मुड़कर देखते हुए अंदर चली गई। अंदर अभी काफ़ी हलचल मची थी। दुल्हन को अंदर लेना, सामान बसों में से उतारना, सोने की जगह तलाशना वगैरह वगैरह। और मैं अब थोड़ा शांति चाहती थी, तो मैंने बुआ से ज़िद की कि मुझे घर जाकर ही सोना है। शायद बुआ की भी इच्छा यही थी, तो वो फ़ौरन मान भी गई। निधि और निक्की भी हमारे साथ ही आ गई। कोमल शायद मुझसे नाराज़ थी, तो वो नहीं आई। हम घर आ गए। दादी हमसे रात को ही शादी के सारे समाचार जान लेना चाहती थी, पर हम इतने थके हुए थे कि बस बिस्तर पर गिरते ही सोने के मूड में थे। लेकिन दादी फिर भी एक दो बात पूछना ही चाहती थी, तो दादाजी ने कहा कि सो लेने दो बच्चों को पहले, इन्हें क्यों परेशान करती हो। दादी: हाँ हाँ, सो लेंगे ना, मैं कहाँ परेशान कर रही हूँ, पूछ लूँगी बाद में सारी बातें। तब जाकर हम चैन से सोए। फिर अगले दिन मैं 12 बजे सोकर उठी। निक्की, कोमल और निधि तो अभी भी सो रही थी। फिर एक एक करके सब जागते रहे। मेरी नज़रें अंकित को तलाश करने में लगी रही। मुझे उसकी कही हुई बातें याद आती रही। मैंने कोमल और निधि को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। हमने नाश्ता किया तो दादी शुरू हो गई बारात की बातें जानने के लिए। अब मैं उन्हें क्या बताती कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। खैर, हमने बहुत सी बातें दादी को बताई। जो लोग घर रुके हुए थे, पापा मम्मी, सब हमारी बातों में इंटरेस्ट लेने लगे। नई भाभी को भी हमारे पास बैठा दिया था। बातें सुनकर सब हंस रहे थे, अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। भाभी को भी हंसी आ रही थी और सब लोग विनय भैया की टांग खींचने में लगे हुए थे। तो भाभी शर्माकर अंदर चली गई। 2 दिन बाद रिसेप्शन था, लेकिन मेरा मन अब पहले की तरह खुश नहीं लग रहा था। शायद अंकित की कमी महसूस हो रही थी। वो शायद जा चुका था, लेकिन मुझे इससे फ़र्क क्यों पड़ रहा था। मुझे तो कोई लेना देना ही नहीं था उससे। जाने दो, चला गया तो उसे तो जाना ही था। मैंने अपने दिमाग से उसे निकाला और घर के कामों में हाथ बटाने लगी। 2 दिन बाद रिसेप्शन हुआ, लेकिन मुझे बारात का दिन याद आ रहा था। आज सब कुछ कितना फीका फीका सा था। वो बात ही नहीं थी जो बारात में थी। हाँ, शायद सब थक चुके थे ना। लेकिन 2 दिन आराम भी किया है सबने। शायद कुछ लोगों के मिस होने से ऐसा लग रहा था। कोमल: यार, आज तो बोर से हो रहे हैं। निधि: हाँ यार, वो बात नहीं है। अनु: मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि बारात के दिन हमने ज़्यादा मज़े किए हैं। निक्की: तुम लोग ऐसा सोच रहे हो इसलिए लग रहा है, यहाँ भी मज़े ही हैं, अगर तुम लोग ऐसा बुरा सा मुंह बनाकर नहीं रहोगे तो। कोमल: निक्की तो हमेशा ऐसी ही बात करती है। निधि: बोल तो ये ठीक ही रही है, हम चाहें तो यहाँ भी मज़े कर सकते हैं। अनु: ठीक है, फिर तुम लोग जाओ, इंजॉय करो, मैं यहीं बैठी हूँ। कोमल: तू भी चलना यार, इधर उधर घूम लेते हैं। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मेरे पैरों में दर्द है। वे तीनों वहाँ से चली गई और मैं बस यही सोचती रही कि मुझे क्या फ़र्क पड़ता है अंकित की बातों का। वो चला गया, मैं भी चली जाऊंगी, बस हम कभी मिलेंगे ही नहीं। रिसेप्शन भी पूरा हुआ और 2 दिन बाद कोमल और निधि भी चली गई। सब मेहमान जाने लगे। कोमल निधि के जाने के बाद तो मेरा मन वहाँ और रुकने का था ही नहीं। 2 दिन बाद हम भी अपने शहर के लिए रवाना हो गए। इस बार सफ़र मुझे बहुत बड़ा बोझ लग रहा था। एक वो सफ़र था जिसमें सब साथ थे, और एक ये सफ़र है कि कटते नहीं कटता रहा। मैं सो गई और आधे से ज़्यादा रास्ता मैंने सोते हुए ही बिताया। हम मथुरा अपने घर पहुंच चुके थे।
शंको आंटी गैस सिलेंडर भी वापस ले आई थी। हम सब बहुत थके हुए थे तो लंबे सोने के बाद उठे। अब मेरा मन बिल्कुल बेचैन था। जाते हुए कितनी खुश थी मैं, लेकिन अब मेरा मन उदास क्यों है। मुझे शादी की सभी बातें बार बार याद आ रही थी, और सबसे ज़्यादा अंकित की बातें उन्हें याद करके। जहाँ एक तरफ मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी, वहीं दूसरी तरफ अपना अतीत मुझे खाने को दौड़ता। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। कुछ दिन ऐसे ही असमंजस में बीत गए, लेकिन मैंने देखा कि निक्की बड़ी खुश नज़र आ रही है। मैंने उसकी खुशी का राज जानना चाहा तो उसने मुंह फुला लिया, लेकिन निक्की को इतना खुश पहले कभी नहीं देखा मैंने। तो मुझे कुछ शक सा हो रहा था। फिर एक दिन उसकी बुक टेबल पर रखी हुई थी, मैं वहीं बैठी हुई थी तो मैंने ऐसे ही उठाकर देखने लगी। मैंने उसके पन्ने पलटे तो मेरी आंखें खुली रह गई, मुंह भी खुला रह गया। अच्छा जी, तो ये है मैडम की खुशी का राज। मुझे बताया नहीं था ना मैडम ने। अब देखती हूँ तुझे तो। मुझे उसका राज पता चला तो बड़ी खुशी हुई। अब उसकी टांग खींचने का बहाना जो मिल गया था, एकदम वो आई तो मैंने बुक रख दी। मुझे घूरकर देखने लगी, मैंने भी मुंह बना दिया हूँ। तभी दादी ने मुझे आवाज़ लगाई। दादी को मार्केट जाना था तो हम मार्केट जाने के लिए तैयार हो गए। दादाजी मेरे लिए भी कुछ चाट पानी ले आना जी। दादी जी, इस उम्र में भी आपको चाट पानी चाहिए? दादाजी, तो और कितना इंतज़ार करूं अब मैं तुम्हारी उम्र का होने के लिए। जब मेरी उम्र इतनी कम है तो अब इतने साल का इंतज़ार नहीं कर सकता मैं। बस तुम ले आना, खाना तो मुझे ही है ना। दादाजी की बात सुनकर दादी का तो मुंह बन गया, लेकिन मेरी हंसी छूट गई। मम्मी भी किचन से हंसती हुई आ रही थी और निक्की भी हंसने लगी। ऐसा ही होता था दादा दादी के बीच। दादी कुछ बोलती तो दादाजी हमेशा उसका अपोजिट ही बोलते थे। दादा दादी के आने से घर में कितनी रौनक है। काश कि हम सब एक साथ रह पाते, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी के कारण हम अलग हो गए। मैं सोच ही रही थी, तभी दादी ने चूटी काटी। पागल लड़की, अब चल जल्दी। हम मार्केट गए तो दादी मुझे ड्रेसेस शोरूम पर ले गई और उन्हें सबसे अच्छे वाला सूट दिखाने को बोली। उन्होंने अच्छी अच्छी ड्रेसेस दिखाई तो दादी ने मुझे एक सिलेक्ट करने को कहा। मैंने एक सेलेक्ट कर ली। मैंने दादी से पूछा किसके लिए है। दादी बोली किसी के भी काम आ जाएगी। दादी ने मेरी बात को गोलमोल कर दिया। दादी ने उसे पैक कराया और पेमेंट की हम घर आ गए। मम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मम्मी ने मुझे खाना बनाने को बोला। तो मैंने मम्मी को कहा, मम्मी मैं सब्जी बनाऊंगी, निक्की को बोलो रोटी बनाने को। मम्मी, तू खुद बोल दे उसे। अनु, मम्मी आप ही बोल दीजिए ना। मम्मी, अरे वो छत पर है, तू खुद बुला कर ले आ। अनु, जी ठीक है जाती हूँ। मैं छत पर गई तो मैडम हवा में अपने बालों को लहराते हुए गुनगुना रही थी। मैंने उससे नीचे आकर रोटी बनाने को कहा तो नाक मुंह बनाने लगी। निक्की, मैं नहीं बना रही हूँ, जाकर खुद बना। मैं नहीं बनाऊंगी। निक्की, नहीं बनाऊंगी। अनु, पक्का? निक्की, हाँ पक्का। मैं सबको बताऊंगी, अब ना छुपाऊंगी। तूने क्या किया है बेटा प्यार? ओए कपिल तेरा आशिक। मैं मस्ती में गाती हुई नीचे जा रही थी तो पीछे से आवाज़ आती है, यार अनु, तूने किसका नाम लिया है गाने में? अनु, जिसका तूने सुना है। निक्की आंखें फाड़कर मुझे देखने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, अनु दीदी रोटी कह रही थी तुम बनाने को, चलो मैं बनाती हूँ। आप कहो तो सब्जी भी बना दूंगी। उसके मुंह से आज खुद को दीदी सुनकर मुझे जोर की हंसी छूट गई। मैंने कहा, दीदी निक्की? हाँ, तुम मेरी दीदी तो हो, मैं आपका सब कहा मानूंगी। बस घर में मत बताना किसी को। ठीक है बच्चा। मैंने उसे चिढ़ाते हुए उसके सिर पर हाथ रखा तो वो नीचे चली गई। कपिल का नाम सुनते ही वो सब समझ चुकी थी और डर भी गई थी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी,
राज में और खाज में अलग ही मज़ा है। किसी का राज पता हो और उसे ये पता हो कि हम उसके राजदार हैं, तो उससे कुछ भी कराया जा सकता है। उस दिन के बाद से मैं निक्की की बॉस बन गई थी और जो मन में आता उसे ब्लैकमेल करके करवाती। एक दिन हम सब बैठे हुए थे। पापा की ऑफिस की छुट्टी थी। दादा दादी, बच्चे बोर हो रहे हैं, चलो कुछ करते हैं। दादी जी, हाँ आज तो कुछ खेलते हैं। मम्मी, तो हो जाए अंताक्षरी। पापा, नहीं नहीं अंताक्षरी नहीं, कुछ और। मैंने दादा दादी की तरफ आंख मारी और निक्की की तरफ इशारा किया। हम निक्की से मिमिक्री करवाने वाले थे क्योंकि वो बड़ी अच्छी मिमिक्री करती थी, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो मैंने कहा, दादाजी दादी जी, आपको पता है कि हमारी बत्तख कपिल देव की बहुत अच्छी मिमिक्री करती है। दादा दादी, हैं ऐसा क्या? तब तो शुरू हो जा बेटा और हमारा मनोरंजन कर। एक बार तो मैंने बत्तख बोल दिया, साथ में कपिल को भी जोड़ दिया। तो निक्की का गुस्सा और डर एक साथ मिलकर बड़ा ही अच्छा एक्सप्रेशन दे रहे थे। उसे मजबूरन उठकर मिमिक्री करनी ही पड़ी, लेकिन सबको मज़ा नहीं आया तो सबने वंस मोर बोलना शुरू कर दिया। निक्की बोली, तो आप लोग ही बताएं क्या करूं? अनु, बत्तख की चाल चलकर दिखा। निक्की, नहीं दादाजी, बेटा कर देना, मेरा प्यारा बच्चा है ना तू। निक्की, ठीक है दादाजी, आपके और दादी के लिए करती हूँ। निक्की के करने से पहले ही मैंने गाना चला दिया। तौबा ये मत वाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल, चांद और सूरज आके मांगे तुझसे रंगे जमाल, हसीना तेरी मिसाल कहाँ। आप यकीन मानिए, निक्की ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया कि सब हंसते हंसते पागल हो गए। निक्की खुद हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी और पापा तो हंसते हंसते सोफे से नीचे ही गिर पड़े। दादा दादी की वो हंसी सच में लिखते हुए मुझे आज भी बहुत हंसी आ रही है। क्या खूब नज़ारा था उस दिन हमारे घर का। मैंने इतने टाइम बाद सबको हंसते हुए देखा तो मेरी आंखें छलक आई। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्र अदा किया और दुआ मांगी कि हमारे घर में ये खुशी बरकरार रखना भगवान जी। उस दिन का दिन हंसी खुशी गुजर गया। रात में जब हम सोए तो मेरे सपने में अंकित आया। हम एक पहाड़ी के ऊपर खड़े थे और वो मुझसे वही सवाल पूछ रहा था जो शादी में पूछ रहा था। तो मैंने उसे साफ इनकार कर दिया और वो पहाड़ी से नीचे कूद गया। मेरी चीख निकल गई और मैं उठकर बैठ गई। निक्की की भी आंख खुल गई। उसने पूछा, क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, बहुत बुरा, मैंने उससे कहा। तो कहने लगी, भगवान का नाम लेकर सो जा। और वो सो गई। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बहुत डर गई थी। मुझे अंकित की फिक्र होने लगी। मन किया कि उससे बात करूं, लेकिन फिर मन को समझा लिया। उस रात के बाद से मुझे कोई सपना ही नहीं आया, लेकिन अंकित हर रोज़ याद आने लगा था। मेरा मन उसके सवालों में उलझा हुआ था। कैसी कश्मकश में थी मैं, कैसी उलझन थी ये, कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। अगले दिन पापा हम सबको डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट में ले गए जहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था और सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा था। ख्वाब आँखों में अब नहीं आते, अब तो पलकों में तुम समाये हो, हर घड़ी साथ साथ रहते हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, दिल की दुनिया में घर बसाए हो, तेरी हर बात पे हम एतबार करते हैं, ए सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। मानो ये गाने की लाइंस मुझसे कुछ कहना चाहती थी। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ गाने की लाइंस पर था। गाने की लाइंस वाला ही तो हाल था मेरा। अब मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा था। शायद मुझे भी अंकित से प्यार। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे यकीन ही नहीं करना है किसी पर भी। मैंने अपने दिमाग से सब निकाल दिया और डिनर करने लगी।
अगले दिन करीब दोपहर के 1 बजे मैं छत पर थी क्योंकि आज मौसम बड़ा अच्छा था। मैं इधर से उधर टहल रही थी, लेकिन मेरे कदम उस वक्त ठहर गए जब मैंने सड़क पर गाड़ी से अंकित और उसके मम्मी पापा को उतरते हुए देखा। मेरे तो होश ही उड़ गए थे। आंखें फटी की फटी रह गई मेरी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कहीं ये सपना तो नहीं। मैंने अपनी आंखें मसलना शुरू कर दी। खुद की चूंटी काटी तो एहसास हुआ कि ये तो हकीकत है। अब वो लोग घर की तरफ आते हुए दिख रहे थे। मेरा दिल बस में नहीं था, जोरों से धड़क रहा था। मैंने नीचे आना चाहा, लेकिन मेरे कदम ऊपर ही ठहर गए। अंकित यहाँ कैसे? मैं ऊपर ही बैठ गई, लेकिन फिर ना जाने क्या हुआ, मैं एकदम से नीचे आ गई। नीचे आकर देखा तो बुआ फूफा जी, कोमल और निधि अपने मामा मामी यानी मेरी बुआ फूफा जी के साथ पहुंच चुके थे। अब तो मैं बिल्कुल हैरान थी कि ये सब एक साथ कैसे। फिर मैंने सोचा शायद दादा दादी यहाँ हैं, इसीलिए सब एक साथ उन्हीं से मिलने आए हों। मुझे देखते ही कोमल और निधि मुझसे लिपट पड़ी। हम बहुत खुश हुए। मैंने उसके मम्मी पापा को नमस्ते किया, पर अंकित की ओर देखने में मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी, इसलिए उसकी तरफ मैंने जानबूझकर नहीं देखा। वो लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। निक्की मम्मी के साथ किचन में चाय बनाने चली गई और दादी मुझे ऊपर ले गई और बोली, 5 मिनट में ये ड्रेस पहनकर तैयार होकर नीचे आ जा। ये तो वही ड्रेस थी, एस शेप अंगरखा, जो दादी खरीद कर लाई थी। मतलब सभी बड़े लोग शामिल थे इस खेल में। मैं उल्टी सीधी तैयार होकर नीचे आ गई। ड्राइंग रूम में सबके हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थी। मैं किचन में गई, चाय भी बन गई थी। कोमल भी किचन में आ गई और मुझे उस ड्रेस में देखकर तारीफें कम, टांग ज़्यादा खींच रही थी। उसने सर्व करने के लिए जल्दी से नाश्ते वाली ट्रे उठा ली, तो मुझे चाय वाली उठानी पड़ी। वो लेकर जब हम पहुँचे तो मुझे देखकर अंकित के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान आ गई। वो बढ़ते बढ़ते धीमी हंसी में बदल गई और तो और कोमल भी उसे देखकर हंसे जा रही थी। मैं मन में सोच रही थी, यार ये दोनों पागल क्यों हो रहे हैं। चाय रखकर मैं कमरे से बाहर आ ही रही थी कि मेरी माताश्री की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ऐसा करती हूँ भाभी जी, मैं इसके पापा को कह देती हूँ कल ऑफिस से छुट्टी ले लें। आप लोग मिलकर पंडित जी के पास चले जाना। हे भगवान, अब समझ आया सारा माजरा। तभी कोमल पीछे से आकर मेरे गले से झूम गई। क्यों बहना, कैसा लगा सरप्राइज़? आया मज़ा? मैं धीरे से हाथ छुड़ाकर बाहर आ गई। मुझे थोड़ा एकांत चाहिए था, तो फिर से ऊपर छत पर आ गई। मैं मन में, यार ये क्या ड्रामा है, ये तो घर पर ही आ गया, अब क्या बहाना बनाऊं। पर बहाना बनाना ही क्यों है, ये तो अरेंज मैरिज है। वैसे भी किसी ना किसी से तो करनी ही पड़ेगी। अरे यार, ये मेरे पैर इतने क्यों कांप रहे हैं? शायद सबके साथ होता होगा ऐसा, पर इसे कहीं उस राजा के बारे में पता चला तो हो सकता है शादी से मना ही कर दे। पर इतनी बड़ी बात छिपा भी नहीं सकती। बता देती हूँ, फिर जो होगा देखा जाएगा। बताना तो अभी ही पड़ेगा, क्योंकि अगर शादी के बाद बताया तो फिर उसने नाराज़ होकर शादी तोड़ दी तो। अभी मेरे दिमाग में यही धंध चल रहा था कि तभी मेरे पीछे से गाने की आवाज़ आई। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो अंकित और कोमल खड़े हंस रहे थे। कोमल उसे घर दिखाने के बहाने छत पर ले आई थी। अंकित, सच में आप चाय लेकर आई? तब बिल्कुल वही फीलिंग आ रही थी जैसे मैं लड़की देखने आया हूँ और लड़की ट्रे में चाय ला रही है। कोमल, अरे तो लड़की देखने ही आए हैं आप। अंकित, जी नहीं, लड़की तो मेरे दिल में ही है, मैं तो उसकी मम्मी को देखने आया हूँ। नहीं नहीं, देखने नहीं, दिखने आया हूँ। कोमल, अच्छा आप लोग बातें करें, मैं नीचे जा रही हूँ।
अनु, अरे रुक तो, मैं उसे रोकने लगी तो अंकित ने मेरा हाथ पकड़ लिया। चिंता मत करो, खा नहीं जाऊंगा तुम्हें, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। मैंने हाथ छुड़ाने की कोशिश की और आसपास देखते हुए कहा, हम छत पर हैं, कोई देख लेगा। अंकित, अच्छा, किसी के देखने से ही प्रॉब्लम है ना, हाथ पकड़ने से तो नहीं है ना। उसके स्पर्श से जाने कैसी कंपन सी हो रही थी। मैंने हाथ खींचा और थोड़ा दूर खड़ी हो गई। अंकित, देखो अब थोड़ी सीरियस बात कर लेते हैं। शादी का आइडिया इन बड़े लोगों का ही है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेरा तो इरादा अभी 2-3 साल अफेयर चलाने का था। छिप छिप कर मैं मथुरा आता, तुम मुझसे मिलने घर पर बहाने बनाकर आती, टेलीफोन को घूरते हुए मेरे फ़ोन का इंतज़ार करती, हमारे बारे में थोड़ी गॉसिप्स बनती, फिर कभी घर वाले हमें रंगे हाथ पकड़ लेते, फिर सज़ा के तौर पर हमें गठजोड़ से बांध देते। पर मेरे तो सारे हसीन सपने इन घर वालों ने तोड़ दिए, सीधे शादी कराने ले आए। इतना बड़ा जुल्म कर दिया मुझ पे। अनु, अभी शादी कहाँ हुई है? अंकित, थैंक गॉड तुम बोली तो सही। शादी क्या है, हो ही जाएगी। अनु, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अंकित, ओ माय गॉड, वैसे तो इतना शर्मीली हो और इतनी जल्दी कहने को तैयार भी हो गई। वो 3 मैजिकल वर्ड्स, जल्दी बोलो यार, कब से इंतज़ार में हूँ, सुनने को कान तरस रहे हैं मेरे। अनु, अरे शट अप, कभी तो सीरियस हुआ करो। अंकित, अच्छा बोलो। अनु, देखो मुझे लगता है कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। अभी तुम मतलब अभी हम एक दूसरे को ठीक से नहीं, मतलब एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। मेरा मतलब है कि अंकित, अच्छा तो यूँ कहो ना, पूछो ना, क्या पूछना है, मैं सब बता दूंगा। अनु, अरे तुम समझ नहीं रहे हो, मैं मतलब मुझे, अंकित, किसी और से प्यार करती हो? अनु, एकदम जल्दी से, नहीं बिल्कुल नहीं। वो हंस पड़ा। अरे फिर धीरे धीरे हो जाएगी जान पहचान भी, इतनी जल्दी क्या है डियर। मैं कुछ बोलती उससे पहले ही नीचे से कोमल बुलाने आ गई। मेरे मन की बात मन में ही रह गई। शाम को बुआ का घूमने का प्रोग्राम बन गया तो हम सभी लोग घूमने निकल गए। सोचा तो था मैंने कि मौका मिलेगा तब तो मैं उसे ज़रूर बता दूंगी, पर वहाँ मौका मिला ही नहीं। मैंने ग्रे रंग का कुर्ता पहना था और संयोग से अंकित ने भी उसी रंग की शर्ट पहनी हुई थी। काफ़ी स्मार्ट लग रहा था वो हट्टा कट्टा गबरू जवान। मुझे भी वो देखता ही रह गया। बस कोमल को तो मौका मिल गया हमें छेड़ने का। कोमल, क्या बात है, छत पर यही डिसाइड कर रहे थे क्या दोनों मिलकर? क्या प्यार है भाई, मानना पड़ेगा। इसलिए मैडम ग्रे कलर के पीछे पड़ी थी। मुझे हंसी के साथ शर्म भी आ रही थी। अंकित भी बस मुस्कुरा रहा था और सबकी नज़र बचाकर मुझे देख भी रहा था। कोमल, वैसे तुम दोनों मुझे थैंक्स भी बोल सकते हो, क्योंकि मौसी को यह आइडिया मैंने ही दिया था। निधि, जी नहीं, मामी को मैंने ही सजेस्ट किया था। अंकित, अच्छा तो तुम दोनों ने तोड़े हैं मेरे सपने, कहते हुए उसने मेरी ओर देखा और हम दोनों हंस पड़े। कोमल, अच्छा तो अब मुझसे सीक्रेट छिपाए भी जा रहे हैं, कौन से सपने तोड़े हमने बाय द वे? अंकित ने उसे बताया कि वो तो छिप छिप कर प्यार करना चाह रहा था, पर घर वालों ने शादी की प्लानिंग कर ली। हम सब हंस रहे थे। मैं एकटक अंकित को हंसता हुआ देखने लगी। उसकी हंसी इतनी निश्चल और मासूमियत से भरी हुई थी कि लग रहा था बस देखती रहूं उसे। तभी निधि ने मुझे ऐसे देखता पाकर गला खंकारा, तब मुझे होश आया। फिर तो हम जितनी देर घूमते रहे, अंकित मुझे देखते ही चिढ़ाने के अंदाज में हाथ बांधकर मुस्कुराकर देखने लगता। जब हम वापस घर लौटने लगे तो उसने मौका पाकर मुझसे धीरे से कहा, कल शाम को हम जा रहे हैं, आज रात छत पर आ जाना एक बार। अनु, पता नहीं, सब घर पर ही होंगे, मैं नहीं आ पाऊंगी। अंकित, चलो तुम्हारी इच्छा, देख लेना आ सको तो।
हम वापस आ गए। मुझे बस बार बार यही ख्याल आ रहा था, मेरठ वाली बात कैसे बताऊं उसे। धोखे में उसे रखना नहीं चाहती और फ़ोन पर ऐसी बात नहीं हो सकती। फिर क्या करूं? ऐसा करती हूँ, छत पर ही किसी तरह बता दूंगी उसे। किसी तरह मैं छत पर चली गई। मुझे देखकर अंकित भी ऊपर आ गया। मुझे बहुत डर लग रहा था, कैसे बताऊं। मैं बोलने ही वाली थी कि अंकित ने कहा कि देखो, मैं जानता हूँ ये सब अचानक बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला लेने का पूरा हक है। तुम जितना टाइम लेना चाहती हो ले सकती हो। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये वादा रहा मेरा तुमसे। मैं उसे एकटक देख रही थी। मैं जो बोलना चाहती थी वो सब मेरे दिमाग में ही से ही निकल गया। उसकी बातें मुझे उसकी ओर ले जा रही थी। किसी भी लड़की को इस पल का इंतज़ार रहता है। मैं कैसी अभागा नहीं हूँ कि ये पल इंजॉय भी नहीं कर पा रही थी। मैं एकदम खामोश थी। उसने मुझे बड़े प्यार से पुकारा तो मेरी तंद्रा टूटी। और फिर उसने कहा, तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसका सम्मान करूँगा। और कहते हुए नीचे चला गया। फिर मैं भी नीचे आई तो खाना वाना चला और फिर सब बातें करते करते सो गए। कोमल ने सुबह उठकर मेरी आंखें देखी जो रात भर जागते हुए लाल हो गई थी। कोमल, क्या हुआ तेरी आंखों में लाल क्यों हो रही हैं? रात को सो नहीं पाई क्या? अनु, यार कुछ नहीं, बस वो ये सब इतना जल्दी हो रहा है तो नींद नहीं आई। कोमल, यार अनु, इस पल को खूब इंजॉय कर, फिर लौट कर नहीं आने वाले ये पल। कोमल कहते हुए वहाँ से चली गई। लेकिन मैं अंकित को धोखे में नहीं रखना चाहती थी। कैसे भी करके मुझे बताना होगा, नहीं तो शादी के बाद बात ज़्यादा बढ़ सकती है। मैं पापा मम्मी को और दुखी नहीं करना चाहती। मैं उसे सब बताकर रहूँगी, लेकिन कैसे, क्या करूँ? मैं सोच ही रही थी कि तभी बुआ बोल पड़ी कि आज तुम बच्चे लोग सब घूमने जाओगे। थैंक गॉड, बात बन गई, मन में सोचा। लेकिन बुआ मम्मी पापा जाने देंगे? हाँ, मैंने सब बात कर ली है, तुम लोग तैयारी करो। उस दिन सुबह से ही मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। काली घटाओं का साथ धीमी हवाएं पूरे दिल से दे रही थी। मैं अपने दिमाग में पूरी रूपरेखा तैयार कर चुकी थी कि मुझे कैसे अंकित को वो सब बताना है और उसके शादी से मना करने पर कैसे खुद को कंट्रोल करना है। मैं कपड़े ढूंढ रही थी, कौन से पहनूं, तभी निधि आ गई। खुद का एक सुंदर सा कुर्ता निकाल कर दिया। निधि, ले ये पहन, बहुत बढ़िया लगेगा तुझ पे। अनु, अरे रहने दे, ये ट्यूनिक पहन लेती हूँ। पर वो नहीं मानी। जब वो ग्रीन कलर का कुर्ता पहना तो वाकई मुझ पर अच्छा लग रहा था। निधि ने उसकी मैचिंग का ब्रेसलेट भी मुझे पहना दिया और हल्की सी लिपस्टिक भी लगा दी। अंकित बाहर जा चुका था। हम भी जैसे ही तैयार होकर कमरे से बाहर निकले, मम्मी मुझे गौर से देखने लगी। मम्मी, जाओ, ध्यान से जाना और जल्दी ही आ जाना। हमने बोल दिया, ठीक है, जल्दी वापस आ जाएंगे। मम्मियाँ ऐसी ही होती हैं, उन्हें सब पता चल जाता है, जाने कैसे। हमने बोल भी दिया, तब भी वो हमारे पीछे बाहर तक आई और मम्मी मुझसे धीरे से बोली, दोस्तों, अनु का रिश्ता अंकित से होने के बाद जब अनु को अपने पुराने पास्ट को लेकर घबराहट हो रही है कि कहीं अगर अंकित को उसके पास्ट के बारे में पता चला तो क्या होगा। दोस्तों, क्या अनु अपने पास्ट के बारे में अंकित को बता पाएगी? क्या होगा जब अंकित को अनु के राज के बारे में पता चलेगा? आपके अनुसार क्या अनु को अपना राज अंकित को बताना चाहिए या छुपा लेना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आप।